हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी में अभी तक के पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों पर हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन लोकसभा का कब हुआ था? तो 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता, यानी कि राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ये आर्टिकल 183(1) में कहा गया है। तो राज्यसभा को सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो इसकी आयु सीमा कितना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा अस्थायी होता है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसे जनता का भी सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों को ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको विघटन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दिया है कुछ सदस्य, यहाँ पे अगर 1/3 दिया रहता तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही रहता है, लेकिन इसका ऑप्शन सिर्फ बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देख लिया कि राज्यसभा का जो होता है उसे अस्थायी सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। और लोकसभा निम्न सदन होता है और उसकी सदस्य के लिए बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो राज्यसभा होता है उसको भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? इसका कोई भी अधिकारी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तब विकल्प में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज सेवा, विज्ञान और इस क्षेत्र से आते हैं, उन्हीं को ये मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इस अगला एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्टिकल 80 होता है इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 89(1) के तहत और आर्टिकल 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई है, जो 13/8/2014 से लेकर 25/5/2019 के पश्चात से रिक्त थे, यानी उसके बाद से।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो कौन है। तो ये देखिएगा कि बीपीएससी 43वीं की प्री का क्वेश्चन है 1999 के अनुसार। तो उस टाइम लोकसभा के जो वर्तमान उपाध्यक्ष थे कौन थे, तो PM सईद थे लोकसभा के उस टाइम के वर्तमान उपाध्यक्ष। इसमें ऑप्शन डी दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि संसद के जो 2 सत्र होता है उसके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, यानी कि संसद में जो अधिवेशन बुलाया जाता है या बैठक होता है तो मिनिमम कितने समय का गैप होना चाहिए। तो 6 महीने का। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्टिकल 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कम से कम 1 वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो शून्यकाल का मतलब होता है कि 12 बजे से शून्यकाल का टाइम शुरू होता है संसद में, और जो 11 बजे से शुरू होता है उसे प्रश्नकाल की अवधि कहते हैं, और 12 बजे के बाद से जो शुरू होती है उसे शून्यकाल का समय कहते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखिएगा कि जो प्रश्नकाल होता है और सभा पटल, उसमें जो पत्र रखे जाते हैं तत्काल पश्चात या किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम क्या है। तो शून्यकाल है, क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। चूँकि लोकसभा में शून्यकाल के मामले में सदस्यों को प्रतिदिन 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता से बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं, और सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं था। संविधान में इसकी मान्यता प्राप्त नहीं, इसलिए अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसके बारे में आज्ञा दे कि न कि आप प्रश्न पूछें या न पूछें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, नीति और कार्यान्वयन किससे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधी निकाय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संसद की अधीनस्थ विधान है उस पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी होती है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आम आदमी पार्टी क्या है। तो आम आदमी पार्टी क्या है, राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और पंजीकृत पार्टी है। तो ए, सी और डी सही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि निर्वाचन आयोग होता है जो निर्वाचन प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसके चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। यदि उस दल को राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो और उसे अतिरिक्त संबंधित राज्यों से 2 सीटें प्राप्त हो। अगला दिया है यानी कि राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए यदि वह राज्य की लोकसभा हेतु आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा से कम 1 सीट प्राप्त हो। अगला है कि यदि उसे दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों में का 3% या 3 सीटें जो ज़्यादा प्राप्त हो। अगला है कि यदि उस राज्य के आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में से कम 1 सीट जीती हुई या लोकसभा के चुनाव से संबंधित राज्य में उस विभाजन से कम कितनी सीट प्राप्त हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती है, अतः एक राजकृत पंजीकृत पार्टी है, राज्य स्तरीय। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, राज्य पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए उपयुक्त में से ई आंसर सही हो गया, 1 से अधिक। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में ये सही मानता, परंतु अंतिम उत्तर में ई कर दिया था। वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई। अगला क्वेश्चन है कि जो संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है
किसके द्वारा देखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अगला है कि संविधान के संशोधन से संबंधित पारित करने के लिए। चौथा दिया है कि ऐसे विधेयक जिस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, उस पर मतभेद होता है दोनों सदनों में, इसलिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है केवल 4। संविधान 108 के अनुसार जो अनुच्छेद में दिया है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तभी आयोजित होगा जब विधेयक पर विचार करना हो और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती प्रकरण। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस वाद में उसने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के 13 सदस्यीय पीठ ने संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया और यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति क्रमशः कितने लोकसभा और राज्यसभा में नामांकित कर सकते हैं। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जो एंग्लो इंडियन वाला लोकसभा में होता था उसको हटा दिया गया, केवल सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि संविधान के आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। जो संविधान का अनुच्छेद होता है 331 में है कि यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 या से अनधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। अगला इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें इस प्रकार प्रश्न काल में इसका उत्तर बी था। संविधान संशोधन 104 अधिवेशन जो संशोधन हुआ था 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी 25 जनवरी 2020 के पश्चात यह अनुच्छेद 331 में निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते थे वो अब निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि अब नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। तो 69वें संविधान संशोधन कानून के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान संशोधन 69वें है अधिनियम के तहत 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 क के तहत किसी दिल्ली राज्य संघ क्षेत्र को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है। इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया है। साथ ही दिल्ली के एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जो 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति की गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य थे, उनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मलिकलाल मुंशी भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनके द्वारा तैयार किया गया था। यह प्रारूप 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित यह लेखन ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई। तो TT कृष्णचारी को इस समिति में शामिल किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति के सदस्य नहीं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। तो भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट का अधिकार। कनाडा से संघात्मक संविधान लिया गया है, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया और प्रस्तावना
किससे लिया गया, तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान होता है उसका भाग 4 में 36 से 51 तक वर्णन किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। यह आयरलैंड से संविधान से प्रेरित और प्रभावित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जो संविधान है उसकी किस सूची में शपथ या शपथ पत्र दिए गए हैं, तो तीसरी सूची में शपथ पत्र दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप दिए गए। इसमें संघ और राज्य मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, और सांसद, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान के रूप में प्रारूप किए गए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो परिभाषित कौन करता है, आर्टिकल 131। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 131 है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक पत्रिका को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की विधि या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्लभित होने पर या जिस पर किसी विधिक अधिकार का विस्तार निर्भर है उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो संसद का सत्रवासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रवासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE-4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।